Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this classical mechanics solution series. जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे 2016 से 2005 के क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के आईटी एग्जाम में जितने पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन देखते हैं। और इस लेक्चर सीरीज में ये लेक्चर नंबर 8 है दोस्तों, और इसमें अपन फिर से आईटी एग्जाम के कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है आई थिंक आईटी जैम 2014 यानी कि आईटी कानपुर का क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं आपके सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन स्क्रीन पे है। तो समय वेस्ट न करते हुए आइए फटाफट देखते हैं सॉल्यूशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल एम, हाइट स्मॉल एच एंड रेडियस स्मॉल आर अबाउट एन एक्सिस शोन इन द फिगर बाय डैश्ड लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स सिमेट्री एक्सिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक सिलेंडर दिख रहा होगा जिसका रेडियस कितना है दोस्तों, स्मॉल आर है, और इसका जो ये हाइट है ये स्मॉल एच है, और इसका टोटल मास दिया हुआ है कैपिटल एम। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट में, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन वेरी करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी करता है। तो फिलहाल के लिए ये है हमारा एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू इट्स सिमेट्री एक्सिस एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ये कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, उससे देखिए पास हो रहा है, और परपेंडिकुलर है इसके सिमेट्री एक्सिस पे। ये इसका सिमेट्री एक्सिस है दोस्तों सिलेंडर का, जिस पे ये देखिए एक्सिस हमारा परपेंडिकुलर, यानी ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर तो हमें मालूम है, तो आपको आंसर तो ये 1/4 mr² प्लस 1/12 mh² होता है। लेकिन ये कैसे होता है आइए आज उसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स सिमेट्री एक्सिस। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा दोस्तों, m/h। ठीक है, सो नाउ कंसिडर डिस्क ऑफ थिकनेस dx at a distance x from the axis passing through the center of mass, and hence moment of inertia of this disk about axis a prime is। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक डिस्क काटा है, यहाँ पे हमने ये डिस्क काटा है, आप देख सकते हैं, और ये जो है ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, उससे x डिस्टेंस पे हमने एक डिस्क काटा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस डिस्क का दोस्तों इस ए प्राइम एक्सिस जो है उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखना चाह रहे हैं। तो आपको मालूम होगा कि जो डिस्क होता है इसका डिस्क का जो मास है दोस्तों dm है। ठीक है, मास dm है। तो आपको मालूम है कि जो डिस्क होता है दोस्तों उसका डिस्क का ये देखिए कि कौन सा एक्सिस है जो उसका डायमीटर से पास कर रहा है। ठीक है, तो कोई डिस्क है दोस्तों, तो उसका अगर डायमीटर से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मालूम होना चाहिए mr²/4 होता है। फिलहाल ये जो हम एलिमेंट्री डिस्क लिए हैं उसका मास dm है, तो मास m के जगह dm हो गया, और r²/4 आप देख सकते हैं। और साथ ही इस डिस्क का हम चूँकि इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाह रहे हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट में कितना होगा, तो इसका खुद के एक्सिस के अबाउट इतना प्लस आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम मालूम होगा दोस्तों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम मालूम होगा, dm इंटू ये x² भी होगा। ठीक है, प्लस dm इंटू x²। तो ये छोटा सा जो डिस्क लिए हैं, एक छोटा सा डिस्क जो लिए हैं हम लोग एलिमेंट्री डिस्क, उसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया di है। ठीक है, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है। अब हम लोग अगर dm का बात करेंगे दोस्तों, तो जो पूरा हॉल सिलेंडर है जिसका मास m है, h हाइट पे मास m है, तो यूनिट हाइट पे मास कितना होगा m/h। तो dx के लिए कितना हाइट होगा, और dx हाइट के लिए कितना होगा m/h इंटू dx। तो ये मास हो जाएगा, ये m/h इंटू dx जो मास है वो स्मॉल डिस्क उसका मास है, यानी dm है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं dm इक्वल टू m/h इंटू dx है। तो अब यहाँ पे जो dm दिख रहा है वहाँ पे इसको जहाँ dm है वहाँ क्या करने वाले हैं अपन, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये 1/4 और ये r² को रहने दिया, और dm के जगह m/h dx। देखिए m/h और ये dx, और साथ में 1/4 और ये r² प्लस dm x²। तो देखिए x² रह गया, और ये m/h और इंटू dx। ठीक है,
तो ये जो है डिस्क जो आप देख पा रहे थे उसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI निकल गया है। अब अगर दोस्तों आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चूँकि कंटिन्यूस बॉडी है, सॉलिड सिलेंडर है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI। ठीक है, तो आइए देखते हैं फटाफट से लिमिट क्या जाएगा। तो ये देखिए 1/4 mH और r² dx का लिमिट क्या जाएगा, -h/2 से +h/2, और इसका भी +m/h x² dx का हो जाएगा -h/2 से +h/2। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग dx जो है वो थिकनेस है इसका, आप देख सकते हैं कि ये अगर सेंटर मान लें यहाँ पे कहीं पे, तो इधर -h/2 हाइट हो जाएगा और इधर +h/2 लेंथ, ये जो है +h/2 इधर -h/2, तो पूरा -h/2 से हम लोग +h/2 तक कर रहे हैं। अब 0 टाइम मतलब 2 टाइम 0 से h/2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चूँकि dx है यानी इंटीग्रेशन x वाला में होगा और जो भी बाकी टर्म हो गए वो कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। तो ये m/h और ये r² जो है ये कांस्टेंट ट्रीट होगा यानी बाहर चला जाएगा। तो 1/4 × m/h r², और ये dx का देखिए इंटीग्रेशन dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और लिमिट है -h/2 से +h/2। साथ में इधर देखिए +m/h और ये इधर x² dx था, तो x² इंटीग्रेशन x³ 3, लिमिट है -h/2 से +h/2। तो यहाँ देखिए +h/2, तो लिमिट रखेंगे तो h/2 और माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे -h/2, तो h/2 से -h/2 यानी कि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा दोस्तों, तो h/2 + h/2 h बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में कितना आ गया भाई, ये देखिए 1/4 mH r² और यहाँ से भी h आ रहा है, तो ये h और ये वाला h कट जाएगा, बचेगा 1/4 mR²। साथ में अगर आप देखेंगे कि इसका क्या होगा इधर, तो देखिए mH, तो देखिए यहाँ mH आपको दिख गया, और साथ में ये 3 जो नीचे ये आपको दिख गया। अब ये x³ के जगह पे क्या होगा, h/2 का q, तो h/2 का q हो जाएगा दोस्तों h³/8 माइनस h/2 का q, तो -h/2 का q कितना हो जाएगा दोस्तों, +h³/8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम h³/8 हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम h³/8, तो देखिए 2 टाइम और ये h³/8। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो कैंसिल होगा, देखिए यहाँ से एक h और यहाँ से एक h कट जाएगा, तो ऊपर में यहाँ पे h² बचेगा। तो और ये देखिए 2 से 4 कट जाएगा, तो ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, और साथ में m बचा और यहाँ से h², तो mh²। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर, उसका अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट हम लोग निकाल चुके हैं, और आंसर आ चुका है 1/4 mR² + 1/12 mH²। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कंसेप्ट के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ए ब्लॉक ऑफ मास M इज फ्री टू स्लाइड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर। आपको जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा दोस्तों, द ब्लॉक हैज़ ए सिलेंड्रिकल कैविटी ऑफ रेडियस R इन द मिडिल ऑफ इट। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक सिलेंड्रिकल कैविटी भी दिख रहा है इस ब्लॉक में। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक लाइज ऑन द डैश्ड लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कैविटी एज शोन इन द फिगर। और ये जो ब्लॉक है दोस्तों, ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है वो इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन के अलॉन्ग लाइज कर रहा है। ठीक है, डैश्ड लाइन के अलॉन्ग एज शोन इन द फिगर। ओके, और ये कैविटी का रेडियस R दिया हुआ है, और ये जो है ये जो ब्लॉक है इसका मास M है, और ये फ्री है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पर मूव करने के लिए फ्री है। ठीक है, ओके,
इनिशियली द सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक इज एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1 फ्रॉम द ओरिजिन। ये x1 डिस्टेंस पे है और ये जो है सेंटर ऑफ मास जो है ओरिजिन, इसको मान लें ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पे था सेंटर ऑफ मास इनिशियली। नाउ ए पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट A इनटू द कैविटी। अब पॉइंट A पे एक स्मॉल मास m का पार्टिकल को रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। देयर इज नेग्लिजिबल फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द कैविटी सरफेस। और ये जो पार्टिकल है और ये जो कैविटी का ये सरफेस है ये वाला, ये दोनों के बीच में स्मॉल नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है। व्हेन द पार्टिकल रीचेज एट पॉइंट B, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक इज एट ए डिस्टेंस x2। जैसे ये जो स्मॉल m का पार्टिकल ही B में चला जा रहा है दोस्तों, उस समय जो सेंटर ऑफ मास हो रहा है ब्लॉक का वो एट ए डिस्टेंस x2 में हो रहा है। यानी कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जा रहा है, x2 डिस्टेंस पे, ठीक है। x2 फ्रॉम द ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1। तो ये जो पूरा यहाँ से x2 है और यहाँ से x1 है, इसका डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो नया डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास यहाँ से जो यहाँ उठ के आया, तो वो कितना डिस्प्लेस हुआ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन दोस्तों कैसे होगा। ओके, सो व्हेन द पार्टिकल एट द पॉइंट एट द फर्स्ट एंड, देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि पार्टिकल प्लस ब्लॉक का जो सेंटर ऑफ मास होगा x कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या होगा, XCM इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x1 माइनस r और m1 प्लस m2। सो m2 इज़ नथिंग बट द सेकेंड मास, यानी कि जो हमारा पार्टिकल है, तो पार्टिकल का मास m2 की जगह स्मॉल m हो जाएगा, ठीक है। और उसका पोजीशन हो जाएगा x1 माइनस r, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पूरा कितना है, x1 है और ये सेंटर से लेकर यहाँ तक r है, ठीक है। तो इस पूरा x1 में से अगर इतना r घटा देंगे तो बचेगा ये वाला डिस्टेंस। तो ये ओरिजिन से ये पार्टिकल का डिस्टेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पूरा x1 माइनस r। तो पार्टिकल का डिस्टेंस हमारा कितना है दोस्तों, x1 माइनस r है इनिशियली, जब पार्टिकल पॉइंट A पे है। और जो हमारा सेंटर जो पूरा ब्लॉक है उसका सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस पे है, तो x1 डिस्टेंस पे है। और ब्लॉक का मास कैपिटल M है, तो m इंटू कैपिटल x1, और ये स्मॉल मास है m, तो स्मॉल मास m इंटू x1 माइनस r, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और दोनों का मास को हमने ऐड किया है, यानी m प्लस m। नाउ व्हेन द पार्टिकल रीचेज टू द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जब वो अदर एंड पे रीच कर जाएगा तब ब्लॉक का तो मास कैपिटल M है और ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास x2 में हो जा रहा है, प्लस स्मॉल मास m, लेकिन उसका पोजीशन कितना होगा, उसका पोजीशन अब x2 प्लस r होगा, ठीक है। कितना होगा, x2 प्लस r। यानी कि अब जो ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास होगा x2 पे होगा और साथ में ये r डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ऐड हो जाएगा, तो x2 प्लस r। और साथ ही में नीचे आप देख सकते हैं m प्लस m मास ऐड होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा दोस्तों जो XCM होता है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फार्मूला यही होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डॉट 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 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 सो ऑन। तो आई होप कि आपको ये चीज़ आता होगा। एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, द सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द सिस्टम विल बी रिमेन अनचेंज्ड। चूँकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द सिस्टम विल रिमेन अनचेंज, यानी कि सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यानी कि ये जो x प्राइम है, सेंटर ऑफ मास जब पार्टिकल पॉइंट B में चला जा रहा है, और जो ये सेंटर ऑफ मास है जब पार्टिकल पॉइंट A में था, तो दोनों ही टाइम का जो सेंटर ऑफ मास होगा दोस्तों सिस्टम का, वो क्या होगा, रिमेन इक्वल होगा। तो चलिए दोनों को बराबर कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो जैसे आप दोनों को बराबर करेंगे, नीचे वाला टर्म तो m प्लस m कट जाएगा दोनों साइड और बचेगा ये। तो इस पूरा को अगर आप सॉल्व करेंगे अच्छा से दोस्तों ढंग से, यहाँ पे देखिए m1 x1 स्मॉल m x1 माइनस r इज इक्वल टू कैपिटल M x2 प्लस r। यानी कि आप
mx1 प्लस mx1 माइनस एम आर इक्वल टू mx2 प्लस mx2 प्लस एम आर। आप देख सकते हैं माइनस एम आर और ये प्लस एम आर कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप x1 कॉमन ले लें, तो x1 कॉमन लेंगे तो m प्लस एम आएगा, और यहाँ पे x2 कॉमन ले लें तो m प्लस एम आएगा। अब अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस इक्वल टू 0 होगा, और x2 माइनस x1 अगर कर लें आप तो कॉमन आ जाएगा m प्लस एम। सॉरी दोस्तों, ये माइनस एम आर और ये प्लस एम आर कटेगा नहीं, ये ऐड होकर -2 mr हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है x2 माइनस x1 का, वो आने वाला है -2 mr बाई m प्लस एम। हैंस द ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब है कि ब्लॉक किधर मूव करेगा, नेगेटिव साइन बता रहा है कि लेफ़्ट की ओर। अगर प्लस आता है यानी कि ब्लॉक उतना राइट की ओर मूव करता। x2 माइनस x1 का डिफरेंस जो है दोस्तों वो नेगेटिव है, तो चूँकि x2 माइनस x1 यानी कि जो फाइनल सेंटर ऑफ मास है और जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास है उसका जो डिफरेंस है दोस्तों, यानी x2 माइनस x1 ये नेगेटिव आ रहा है। इसका नेगेटिव का मतलब क्या है दोस्तों, ये नेगेटिव का मतलब है कि हमारा जो ब्लॉक है अल्टीमेटली कैपिटल M मास का वो लेफ़्ट की ओर शिफ्ट करेगा, इधर लेफ़्ट की ओर शिफ्ट करेगा, ठीक है। इतना तो ये अंडरस्टूड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी कंस्ट्रक्ट के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोरिलेस फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। अगर थोड़ा सा समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लगभग डायरेक्शन बता देंगे। इसमें डायरेक्शन बताना है, 2 सिचुएशन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सिचुएशन क्या है, अ सर्कुलर डिस्क इन द हॉरिजॉन्टल XY प्लेन is spinning about a vertical axis through its center O with a constant angular velocity ओमेगा। एक सर्कुलर डिस्क है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है कुछ इस तरह से, यानी कि आपको पता चल गया ओमेगा का डायरेक्शन होगा, ये चूँकि एंटी क्लॉकवाइज है यानी प्लस के कैप। अगर हम लोग ऊपर वाला एक्सिस को जेड एक्सिस मान लें तो प्लस के कैप होगा, ठीक है, ओके। As viewed from the reference frame of the disk, a particle is observed to execute uniform circular motion in the anti-clockwise sense, centered at P। अब ये जो बड़ा वाला आपको डिस्क दिख रहा है, इस डिस्क के जब देखा जा रहा है तो देखा जा रहा है कि एक पार्टिकल जो है जिसका सेंटर है P पे, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया है। When the particle is at the point Q, तो पार्टिकल जब अपना मोशन करते करते इस पॉइंट Q पे होगा, और पार्टिकल का डायरेक्शन इधर है, मोशन का एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से है, तो पॉइंट Q पे इसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, नीचे की ओर होगा, और नीचे का जो डायरेक्शन है उसको हमने क्या माना है, -z एक्सिस माना है, ठीक है, ओके। Which of the following figures correctly represents the direction of the Coriolis force and the centrifugal force। यानी कि जब पार्टिकल पॉइंट Q पे होगा तब आप इनमें से कौन सा डायग्राम है जो सेंट्रीफ्यूगल और कोरिलेस फोर्स का डायरेक्शन को बता रहा है। तो चलिए ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हम लोग को चूँकि डायरेक्शन बताना है दोस्तों, तो आप अगर कोरिलेस फोर्स देखेंगे तो फार्मूला होता है -2m ओमेगा क्रॉस v, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में है, ऑफकोर्स हम नहीं लिख रहे हैं, मतलब अंडरस्टूड है। तो यहाँ हमको अगर डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन है कि ये साइन से मतलब है डायरेक्शन का, ये ओमेगा क्रॉस भी से, बाकी 2m तो कांस्टेंट है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि हमें सिर्फ मतलब है -2m, चलिए लिख ही देते हैं पूरा ओमेगा क्रॉस भी। तो पॉइंट Q पे अगर हम लोग बात करें तो -2m, और ओमेगा यानी कि जो बड़ा वाला डिस्क है दोस्तों, जो मेरा रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है, उसका एंगुलर वेलोसिटी है जो दिया हुआ है ओमेगा, और उसका डायरेक्शन है प्लस के कैप की तरफ, प्लस जेड एक्सिस की तरफ। क्रॉस वेलोसिटी पॉइंट Q पे जो पार्टिकल है दोस्तों, अभी आपको हम डायग्राम यहाँ पे दिखा रहे थे, तो कुछ इस तरह से पार्टिकल घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, और ये पॉइंट Q था। तो पॉइंट Q में उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, यानी कि सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, उसका जो वेलोसिटी का, सॉरी ये जो के कैप नहीं होगा,
उसको अगर हम लोग जेड एक्सिस मान लें, वो बाहर साला हमारा जो ओमेगा होगा वो वाई कैप में होगा, तो ये हमारा क्या होगा, जे कैप होगा। ठीक है, प्लस जे कैप में होगा, और क्रॉस वेलोसिटी जो है वो हमारा माइनस के कैप डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वो हमारा माइनस के कैप डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो अपना हाथ को आप स्क्रीन पर रख के कर्ल आउट कीजिए, तो आपको अपने स्क्रीन से आउटवर्ड डायरेक्शन मिलेगा ओमेगा के लिए, यानी कि वो प्लस जे कैप वाई एक्सिस का पॉजिटिव एक्सिस होगा उधर। और जो वेलोसिटी है पॉइंट क्यू पे पार्टिकल का, वो डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है इस प्लेन पे, यानी कि और आप एक्स वाई प्लेन का कंसेप्ट भी लेकर बना सकते हैं, डजन मैटर। ठीक है, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन को आप जेड भी मान सकते हैं, तो फिर कोई बात नहीं, रिजल्ट सेम आएगा। तो माइनस, ये माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, और बचा ये जे क्रॉस के कैप। तो जे क्रॉस के कैप करेंगे तो आई जे के आपको मालूम होगा, आई जे के। तो जैसे आप जे क्रॉस के करेंगे दोस्तों, तो आपको प्लस आई मिलने वाला है, लेकिन आपका आंसर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्शन जो है वो गलत एज्यूम किया है। क्या गलत एज्यूम किया अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट वेट। देखिए यहाँ पे हम लोग अच्छा से पहले एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन का बात कर रहा है, मतलब ये जो प्लेन है, ये प्लेन, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, और ये जो इधर गया ये क्या है, आपका वाई एक्सिस है। और जो आउट ऑफ द प्लेन है दोस्तों, आउट ऑफ द प्लेन है, या ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, समझ गए? तो अब देखिए, आप पॉइंट क्यू पे जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड है, यानी वाई का नेगेटिव में, तो यानी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो माइनस जे कैप है। क्या है? माइनस जे कैप। और जो ओमेगा है दोस्तों, उसका डायरेक्शन क्या है, चूँकि वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो प्लस के कैप है, यानी कि के कैप। ठीक है, तो के कैप क्रॉस माइनस जे कैप, तो -2m ओमेगा की जगह क्या होगा, ओमेगा के कैप क्रॉस, और वेलोसिटी की जगह v इंटू माइनस जे कैप। ठीक है, तो ये v और ओमेगा को बाहर ले आइए, तो -2m ओमेगा v, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया है। और k क्रॉस j दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो ये i है, ये j है, ये k है, तो k क्रॉस j क्या होगा, चूँकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो k क्रॉस j माइनस आई होगा, तो ये माइनस आई कैप, यानी डायरेक्शन जो होगा कोरिलेस फोर्स का होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। किधर होगा दोस्तों? नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। तो आपको ये चीज़ क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोरिलेस फोर्स को एफ सी के को नेगेटिव एक्सिस में, एक्स एक्सिस में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप, एफ सी के जो कोरिलेस फोर्स है उसको कुछ इस डायरेक्शन में दिखाया गया है, तो गलत है। यहाँ पे इधर दिखाया गया है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे इधर दिखाया गया है, तो ये भी गलत है। तो सही एलिमिनेट, तो आंसर ऐसे एलिमिनेट हो गया, ये वाला सही है। लेकिन चलिए आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी डायरेक्शन बता देते हैं कि ये वाला सही है, इसका मतलब दोनों ही फोर्स का डायरेक्शन उधर है, तो ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसका फार्मूला होता है -m ओमेगा क्रॉस आर, यानी ओमेगा क्रॉस आर ब्रैकेट में। ठीक है, यानी 3 वेक्टर है, एक ओमेगा, फिर आर। आर क्या है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर आप बात करेंगे तो इसका वेलोसिटी भी इधर होगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन इधर होगा, पोजीशन वेक्टर आर का भी डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, या हम लोग शायद गलत बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे रेडियल डायरेक्शन उसका इधर होगा, यानी सेंटर की ओर होगा ना, यानी कि प्लस आई कैप की ओर होगा। तो चलिए देख लेते हैं, ऐसा अगर रखेंगे तो क्या आएगा। माइनस तो ऑलरेडी एक यहाँ पे है, और ये माइनस के कैप ओमेगा का क्रॉस, ओमेगा का के कैप क्रॉस आई कैप, माइनस आई कैप नहीं, ओके, नहीं, सो प्लस आई कैप। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो के कैप क्रॉस आई कैप, तो यहाँ देखेंगे हम लोग आई जे के, तो के क्रॉस आई क्या होगा, जे हो जाएगा, तो माइनस के कैप क्रॉस जे कैप, और के क्रॉस जे क्या होगा दोस्तों, माइनस आई कैप होगा। यहाँ पे आई जे के जो होगा, आप देख सकते हैं कि आई जे के में जो होगा, तो के क्रॉस जे जो होगा दोस्तों, आई जे के अगर करेंगे तो के क्रॉस जे माइनस आई कैप होगा, तो माइनस माइनस प्लस आई कैप होगा, लेकिन हमारा आंसर आना चाहिए माइनस आई कैप। इसका मतलब है कि आर जो होगा वो आर भी हमारा किधर होगा, जो रेडियल डायरेक्शन है, यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है दोस्तों, ये दोनों को इधर माइनस जे कैप में लेना पड़ेगा।
तो के क्रॉस ये माइनस जे कैप लेंगे हम लोग आर का भी डायरेक्शन, और ये अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और के क्रॉस जे क्या होगा दोस्तों, माइनस आई कैप होगा। लेकिन इससे भी हमारा आंसर लग रहा है नहीं आने वाला है। ओके सो नो ये दिस आर माइट बी द डायरेक्शन इज लाइक दिस, दैट इज ओके। सो पॉइंट क्यू में अगर रेडियल डायरेक्शन हम लोग बात करेंगे तो पॉइंट क्यू में रेडियल डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, यानी माइनस आई कैप की तरफ होगा। तो देखिए माइनस ओमेगा का डायरेक्शन है के कैप क्रॉस ओमेगा का के कैप क्रॉस रेडियल डायरेक्शन माइनस आई कैप होगा। सॉरी हमने प्लस ले लिया था, तो ये माइनस माइनस देखिए प्लस हो गया, और ये के क्रॉस आई जो है दोस्तों जे दे देगा, तो ये के कैप क्रॉस जे कैप, और के क्रॉस जे दोस्तों माइनस आई कैप देगा, यानी कोरिलेस फोर्स का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर होगा, यानी कि माइनस आई कैप डायरेक्शन में होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के केस में आप जो आर देख रहे हैं फार्मूला में, ये जो आर देख रहे हैं वो आर है कि पॉइंट क्यू का रेडियल डायरेक्शन क्या है। तो ये अगर रेडियस है और पॉइंट क्यू की ओर अगर आप इसको आप पॉइंट करेंगे तो पॉइंट करने पे आपको जो डायरेक्शन मिल रहा है वो माइनस आई कैप का डायरेक्शन मिल रहा है, यानी आर का जो डायरेक्शन है वो माइनस आई कैप की तरफ है पॉइंट क्यू के लिए, ठीक है। तो ये मिस्टेक था। बाकी ओमेगा के प्लस जेड एक्सिस में मतलब प्लस के कैप ओमेगा प्लस के कैप और आर यानी कि माइनस आई कैप डायरेक्शन डाल दीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट आपको ये साइकिल मालूम होगा, आई जे के साइक्लिक चलेंगे तो के क्रॉस आई आपको जे मिलेगा, आई क्रॉस जे के मिलेगा। एंटी साइक्लिक चलेंगे तो एक माइनस साइन है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, डायरेक्शन का पता चल जाएगा। इसी के साथ अब हम लोग आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं ये क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन या समझने में मदद मिला होगा, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कुछ भाषण भी दिया हुआ है, लेकिन आई थिंक वो भाषण का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमने जो लॉजिक आपको बताया था देखिए वही है, के क्रॉस माइनस जे और ये माइनस 2m ओमेगा। तो देखिए ये भी माइनस आई कैप यानी एक्स एक्सिस में आ रहा है, माइनस एक्स एक्सिस में, और यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ है, ठीक है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद दो बड़े क्वेश्चन है, तीसरा है और देन चौथा एंड देन पांचवा, देन छठा देन सातवां, ठीक है। तो और हमें लगता है कि 7 क्वेश्चन बचे हैं, तो इनका भी सॉल्यूशन अभी हम देख लेंगे आज शाम तक। आई होप कि ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। आई थिंक ये क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन हमको दिखा था अभी। ओके सो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन मिला है, इसको देख लेंगे इस सेक्शन में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जैम 2005 में पूछा गया था, और जैम का एग्जाम का स्टार्टिंग में दोस्तों 2005 से ही हुआ था। क्वेश्चन है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस स्मॉल a इज रोलिंग विद ए लीनियर स्पीड v ऑन ए फ्लैट सरफेस विदाउट स्लिपिंग। सॉलिड स्फीयर है दोस्तों, इसका मास क्या है, स्मॉल m है और रेडियस स्मॉल है, रोलिंग कर रहा है विद लिनियर स्पीड भी फ्लैट सरफेस पे विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, यानी प्योर रोलिंग का केस है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट अलॉन्ग द पाथ ऑफ द स्फीयर ऑन द सरफेस इज। तो हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है स्फीयर का।
तो आइए देखते हैं कैसे इसका होगा सॉल्यूशन। कंसिडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस a विच इज रोलिंग विद ए लीनियर स्पीड v। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस तरह से सॉलिड स्फीयर लिया है जिसका रेडियस a है और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये देखिए आगे कितना स्पीड से लीनियर स्पीड से बढ़ रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास जो है आगे लीनियर स्पीड v से बढ़ रहा है और ये साथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट भी कर रहा है। कंसिडर ए पॉइंट p ऑन द सरफेस। हम लोग यहाँ सरफेस पे एक पॉइंट p कंसिडर किए हैं अलोंग द पाथ, तो इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकालना है। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट दिस पॉइंट p कैन बी रिटेन एज। तो इस पॉइंट p के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास यानी LCM प्लस r क्रॉस mv प्लस r क्रॉस mv, यानी कि r क्रॉस p एंगुलर मोमेंटम r और ये क्रॉस p, ठीक है। where LCM is the angular momentum of the sphere about center of mass and r is the position vector of the center of the sphere with respect to point P. Now you can see that LP magnitude of LP is magnitude of LCM plus magnitude of r cross MB। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होता है दोस्तों आई ओमेगा होता है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट सेंटर ऑफ मास आई एंड ओमेगा दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी बाय व्हिच इट इज रोटेटिंग। एंड ये कितना हो गया, ये MVR हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल 0 हो जाता है तो MVR 90 हो जाता है। फिर आई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट सेंटर ऑफ मास, और हम लोग को पता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट सॉलिड स्फीयर कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 ma²। MR स्क्वायर होता है, अभी रेडियस की जगह R की जगह A है तो 2/5 ma²। नाउ कंसिडरिंग द पॉइंट P at the point of constant we can write r equal to a, क्योंकि वैसे भी आप देखेंगे तो ओमेगा इक्वल टू होता है v/a, क्योंकि r की जगह v/a लेना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओमेगा v/a हो गया, अगर क्योंकि आपको मालूम होगा v इक्वल टू r ओमेगा होता है। अभी हमारे रेडियस के r की जगह क्या है दोस्तों, a है, तो a भी हो गया, a ओमेगा हो गया, ठीक है। तो LP हो गया 2/5 ma² इंटू ओमेगा की जगह v/a, क्योंकि ये कितना था, ये आई ओमेगा था ना, तो आई हो गया 2/5 ma² और ओमेगा हो गया v/a प्लस MVR की जगह ये कितना हो गया MVA, ठीक है, क्योंकि MVR और R की जगह भी कितना है, ये A है। तो ये आप देख सकते हैं 2/5 MVA प्लस MVA, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 MVA और ये 2 MVA ऊपर में हो गया 7 MVA और नीचे में 5। तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए, आ गया कितना 7/5 MVA। तो इस तरह से दोस्तों ये जो क्वेश्चन था पॉइंट P के अबाउट में, ये जो सॉलिड स्फीयर था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया और आप देख सकते हैं कि ये जो आंसर आया है कितना आया है 7/5 MVA। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों क्या है, वो ऑप्शन बी है, दैट इज 7/5 MAV, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट सॉलिड स्फीयर, ए इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड v इज द लीनियर वेलोसिटी बाय व्हिच इट इज मूविंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड। दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि कभी भी सॉलिड रोटेट करता है, ये रोटेशन में है, मोशन में है, तो ये जो v होता है लीनियर वेलोसिटी, ये सेंटर ऑफ मास का लीनियर वेलोसिटी होता है, क्योंकि जैसे जैसे रोटेट कर रहा है, रोटेट करने के साथ साथ देखिए आगे भी बढ़ रहा है, फिर रोटेट कर रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर रोटेट कर रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रोटेट भी कर रहा है और ये आगे भी बढ़ रहा है, मतलब ओमेगा जो है ये उसका रोटेशन का बता रहा है कि कितना पर सेकंड कितना रिवोल्यूशन कर रहा है, और भी बता रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास 1 सेकंड में कितना आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास 1 सेकंड में कितना आगे बढ़ रहा है दोस्तों, इसको कौन बता रहा है, लीनियर वेलोसिटी भी बता रहा है, लेकिन ये ओमेगा क्या बता रहा है कि 1 सेकंड में दोस्तों ये कितना रिवोल्यूशन कर रहा है। दोनों में फ़र्क है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन हैंडल करें तो इसके लिए जो बेस्ट बुक है इस तरह के, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो HC वर्मा की किताब में आपको देखिएगा बहुत सारे से सॉल्व और अनसॉल्व प्रॉब्लम मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन कंसेप्ट दृष्टिकोण से, तो ज़रूर सॉल्व कर लें। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ और अपने आप को सुरक्षित रखिए, कोविड-19 से बचाए रखिए, सजग रहिए और IIT JAM की तैयारी करते रहिए।
थैंक यू सो मच।